नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट क्लास केमिस्ट्री की, यानी कि रसायन विज्ञान की। और टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो टॉप 30 नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पर टॉप 30 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, क्योंकि चारों ऑप्शंस पर यहाँ पर हम डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, एल्यूमिनियम धातु को किससे प्राप्त किया जाता है? बताइएगा सभी लोग, एल्यूमिनियम जो धातु है इसको किससे प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेंड से, ग्रेफाइट से, बॉक्साइट से या फिर अर्जेंटाइट से? तो बात करें एल्यूमिनियम की, तो इसको बच्चों प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट से। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पिच ब्लेंड से क्या प्राप्त होता है, तो इससे बच्चों प्राप्त होता है यूरेनियम। ठीक है। ग्रेफाइट से अगर पूछा जाए कि इससे क्या प्राप्त होता है, तो ग्रेफाइट से प्राप्त होता है आपका कार्बन। क्लियर। और अर्जेंटाइट से अगर आपसे पूछा जाए, तो अर्जेंटाइट से आपका प्राप्त होता है सिल्वर यानी कि चांदी। क्लियर। तो चारों ऑप्शन यहाँ पर आपके क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? यानी कि जो सबसे लाइट वेट एलिमेंट है वो कौन सा होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। हीलियम, हाइड्रोजन, यूरेनियम या फिर लिथियम? तो बात करें सबसे हल्के तत्व की, तो ये होता है हमारा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा बच्चों? हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे भारी तत्व अगर आपसे पूछा जाए, तो यूरेनियम जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे भारी तत्व। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में से कौन सा हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो लाफिंग गैस या फिर हास्य गैस किसे बोला जाता है, ये आपको बताना है। तो ये बोला जाता है N2O को। क्या फार्मूला होता है इसका? N2O। और N2O किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड मतलब कि N2O। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? तो ये होती है बच्चों फ्लोरीन की, F9। फ्लोरीन की जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, यानी कि पॉजिटिव धनात्मक तत्व सबसे अधिक कौन सा है, तो धनात्मक अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा सीजियम, CS। ठीक है, CS। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 55 इसका परमाणु क्रमांक होता है। और फ्लोरीन का कितना होता है? तो 9 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे अधिक धनात्मक तत्व सीजियम हो जाएगा और विद्युत ऋणात्मक सबसे ये हो जाएगा फ्लोरीन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि पीतल किसका मिश्रण होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पीतल किसका मिश्रण होता है, ये आपको बताना है। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो पीतल होता है ये मिश्रण होता है बच्चों किसका? तांबा और जस्ता का। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तांबा को और क्या बोला जाता है? तांबा को बोला जाता है कॉपर। और जस्ता को क्या बोला जाता है? जिंक। तो कॉपर और जिंक अगर यहाँ पर लिखा होता, तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाता। क्लियर हो गया। तो पीतल किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है तांबा और जस्ता का। क्लियर। यहाँ पर और दिया गया है, जैसे कि टिन प्लस लेड, टिन प्लस लेड दिया गया है। तो ये जो है सोल्डर यानी कि टाँका लगाने में इसका यूज होता है। ठीक है। आगे बात करें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की, तो इससे क्या बनता है? मैग्नीशियम बनता है। ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? तो वायुयान तथा जहाज़ों को बनाने में मैग्नीशियम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तांबा और एल्यूमिनियम की, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो इससे बनता है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। ठीक है। और इसका प्रयोग किया जाता है सिक्के और सस्ते आभूषण बनाने में। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है, सभी को पता होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें भरी जाती है आपकी हीलियम गैस। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नियॉन की बात करें तो ये जो है वायुयान के ट्यूबों में भरी होती है।
वायुयान जो होते हैं हमारे, इनको जो ट्यूब होते हैं इसमें भरी जाती है आपकी कौन सी गैस? नियान गैस। ठीक है। ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन क्या होता है? फिलामेंट वाले जो बल्ब होते हैं उनमें ये भरी जाती है, और जो लग्जरी कार होते हैं उनके जो टायर होते हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है, किसका? आर्गन गैस का। सीएनजी सभी को पता है आपकी जो है वाहनों में भरी होती है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का जमकर बर्फ बनना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है? जल का जमकर बर्फ बन जाना ये कौन सा परिवर्तन है? तो ये बच्चों है आपका भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे कि दूध से दही बनना अगर होता तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने का सोडा यानी कि जिसको बेकिंग सोडा भी बोला जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा किसे कहते हैं? तो ये बोला जाता है NaHCO3 को, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट। कहाँ पर लिखा है? सोडियम बाई कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। इसका फार्मूला होता है NaHCO3। अगर यहाँ पर बात करें सोडियम कार्बोनेट की, Na2CO3, ये बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है सोडियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है Na2CO3। इसको बोला जाता है क्या? धावन सोडा। ठीक है। धावन सोडा इसको यहाँ पर बोला जाता है। ये आप लोग जो है याद रखिएगा, जिसको हम वाशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, Na2CO3 को। ठीक है। अगर बात करें मर्क्यूरिक सल्फाइड की, कहाँ पर लिखा है? ये ऑप्शन नंबर सी में। तो मर्क्यूरिक जो सल्फाइड होता है इसका फार्मूला होता है HgS। ठीक है। इसको सिंदूर बोला जाता है। सुक्रोज का फार्मूला सभी को पता होगा। सुक्रोज का क्या होता है? इसको भी नोट कर लीजिएगा। सुक्रोज का यानी कि चीनी का C12H22O11, ये होता है सुक्रोज का फार्मूला। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। जो प्राकृतिक रबर है ये किसका बहुलक होता है? बताइएगा सभी लोग। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पर लिखा है एथिलीन। ये जो है पॉलीथीन का बहुलक होता है। पॉलीथीन का किसका होता है? पॉलीथीन का। और जो प्राकृतिक रबर है ये किसका बहुलक होता है? ये होता है आइसोप्रेन का। तो आंसर हो जाएगा आइसोप्रेन। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे उत्तम कोटि सॉरी क्वेश्चन यहाँ पर ये है, निम्न में से सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है? बताइएगा कि जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट या फिर एंथ्रासाइड? तो एंथ्रासाइड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 85% तक। इसलिए इसको जो है सबसे उत्तम कोटि का यहाँ पर कोयला माना जाता है। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइएगा सभी लोग। तो नींबू में बच्चों पाया जाता है आपका सैट्रिक अम्ल। सैट्रिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं एस्टिक अम्ल की। तो ये पाया जाता है सिरका में। कहाँ पर पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। मैलिक अम्ल की बात करें तो ये पाया जाता है एप्पल में यानी कि सेब में। तो एप्पल लिख लीजिएगा, यानी कि सेब में पाया जाता है। ठीक है। फ्लोरिक अम्ल की अगर बात करें तो ये पाया जाता है आपका अनार में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक की अड़सूत्र वाले, सॉरी यहाँ पर जो है एक की नहीं होगा, एक ही होगा। एक ही अड़सूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है? बताइएगा सभी लोग। एक ही अड़सूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो इसको बच्चों बोला जाता है बहुलक। ऑप्शन नंबर बी बहुलक हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। पहला ऑप्शन जो दिया है अपरूप का, ठीक है, एलोटॉप का। तो एलोटॉप किसे बोलते हैं? किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं उनको हम एलोटॉप यानी कि अपरूप बोलते हैं। ठीक है, अपरूप बोलते हैं। और इसका उदाहरण होता है जैसे कि कार्बन। कार्बन इसका उदाहरण होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। कार्बन के 2 होते हैं आपके रूप। कौन से? एक होता है क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय होता है, और एक होता है अक्रिस्टलीय।
एक होता है अकृष्टलीय। ठीक है, तो क्रिस्टलीय और अकृष्टलीय ये दो इसके जो है भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, दो रूप होते हैं। क्रिस्टलीय के अंदर आ जाता है आपका जैसे कि हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गई, और अकृष्टलीय के अंदर आता है आपका जैसे कि कोक और चारकोल। ठीक है, तो ये आता है अकृष्टलीय के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं समभारिक की। समभारिक का मतलब क्या होता है, या फिर समस्थानिक की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं समस्थानिक की। समस्थानिक का मतलब क्या है कि जिसके स्थान समान हो, यानी कि इसको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स, यानी कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, इनको हम बोलते हैं समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स। ठीक है, इसका उदाहरण क्या होता है? 1H1, 1H2, 1H3। यहाँ पर देखिए जो ये परमाणु क्रमांक हैं ये सभी में 1 हैं। ठीक है, लेकिन जो इसके जो भार हैं जो ऊपर हैं ये सभी अलग अलग हैं। ठीक है, तो जिसके परमाणु क्रमांक समान हैं उनको हम बोलते हैं समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स। ठीक है, क्लियर हो गया। 1H1 को बोला जाता है प्रोटियम, 1H2 को बोला जाता है ड्यूटेरियम, और 1H3 को बोला जाता है ट्राइटियम। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर समभारिक की। तो समभारिक अब आपको पता चल गया होगा, यानी कि इसको बोला जाता है आइसोबॉक्स। ठीक है, भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होंगे लेकिन जो परमाणु भार हैं वो सेम होंगे। यहाँ पर लिखा है समभारिक। सम का मतलब समान, भारिक का मतलब भार। जिसके भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो उसको जो है समभारिक बोला जाता है। इसका उदाहरण क्या होता है? जैसे कि आर्गन होता है, तो आर्गन, ठीक है, पोटेशियम और आपका कैल्शियम। आर्गन का जो परमाणु क्रमांक होता है 18, इसका होता है पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का होता है 20। ठीक है, इनके जो भार होते हैं वो 40-40 होते हैं सभी के। तो यहाँ पर देखिए समभारिक, भार यहाँ पर समान है ना। क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, लेकिन जो परमाणु क्रमांक हैं वो सभी के भिन्न हैं, 18, 19, 20। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? ये किया था मेंडलीफ ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? तो सभी को पता होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो होता है 7 से कम, और 7 से अधिक किसका होता है? ये होता है क्षारीय का। क्षारीय का अगर आपसे पूछा जाए तो 7 से अधिक, और 7 होता है उदासीन का। ये भी आप लोग याद रखिएगा, 7 किसका होता है? उदासीन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है? तो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है बच्चों, ये जो है क्या करता है? ये आपका जो नीला लिटमस होता है इसको लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ चुका है। मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाली सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी है? मोटर वाहनों के जो धुआं होता है आपका, उससे कौन सी जो है विषैली गैस निकलती है, ये आपको बताना है। तो इससे निकलती है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। क्लियर। मीथेन जो है यानी कि इसका फार्मूला होता है CH4। ये जो है गोबर गैस बनाने में इसका यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, इसका फार्मूला होता है शुष्क बर्फ का रूप एक तरीके से होता है आपका CO2। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, ये आपको बताना है। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और नमक का भी जो पीएच मान होता है वो भी कितना होता है बच्चों? 7 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
7.4 किसका होता है बताइएगा सभी लोग। 7.4 ये होता है रक्त का यानी कि ब्लड का। रक्त बोल दो या फिर ब्लड बोल दो, ये होता है 7.4। और 7.4 ही होता है आपका आंसू का। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर। अगर पूछा जाए 6.4 तो 6.4 किसका होता है, ये होता है मिल्क का यानी कि दूध का। और 6 अगर पूछा जाए तो ये होता है मानव मूत्र का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है बताइएगा सभी लोग। सबसे भारी जो मेटल होता है वो कौन सा होता है, लिथियम, ऑस्मियम, फ्लोरीन या फिर सीजियम। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो बताइएगा कि सबसे भारी धातु जो है वो कौन सी होती है, तो ये होती है ऑस्मियम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्की धातु अगर पूछा जाए तो लिथियम हो जाएगा। ये होती है सबसे हल्की, कौन सी, लिथियम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। जल से हल्का क्या होता है ये आपको बताना है। तो वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी बच्चों का भला हो सके। तो बताइएगा कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, तो ये होता है सोडियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है बताइएगा सभी लोग। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल का। क्लियर। फॉर्मिक अम्ल की बात करें तो ये पाया जाता है आपका चींटियों में। कहाँ पर पाया जाता है, चींटियों में, जो लाल चींटी होती हैं। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो ये कहाँ होता है, ये पाया जाता है आपका दूध में, ये भी नोट कर लीजिएगा। और टार्ट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है अंगूर में। ठीक है, चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। प्राकृतिक बहुलक नहीं है यहाँ पर पूछा गया है, तो नहीं का विशेष ध्यान दीजिएगा। कौन सा नहीं है, तो इसमें नहीं होगा नायलॉन, बाकी सब ये प्राकृतिक बहुलक हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, अगर उस पर हम क्लोरीन गैस की क्रिया कराएंगे तो कौन सा पदार्थ बनता है, ये आपको बताना है। तो इसमें बनता है बच्चों विरंजक चूर्ण। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है विरंजक चूर्ण का, तो ये होता है CaOCl2 यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो चाकू से किस धातु को हम आसानी से काट सकते हैं, तो ये हो जाएगी सोडियम। ऑप्शन नंबर सी सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है कि साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है। बताइएगा, साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है कठोर जल में, मृदु जल में, दोनों प्रकार के जल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदु जल में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योगफल को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है क्या बच्चों, द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी परमाणु के वाहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। किसी परमाणु के वाहतम जो बाहरी कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसमें रह सकते हैं 8। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी। तो नाभिक की जो खोज है वो रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की सहायता से की थी। अल्फा कणों की सहायता से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
और ये होगा हमारा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज किसने की थी बताइएगा सभी लोग। तो ये की थी फैराडे ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मैडम क्यूरी की। तो मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? रेडियम की। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। रदरफोर्ड की बात करें तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा इसकी खोज रदरफोर्ड ने की। और हेनरी बैकरल ने किसकी की थी? तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? ये की थी हेनरी बैकरल ने। लेकिन अगर पूछा जाए कि रेडियो सक्रियता का जो मात्रक है वो क्या होता है, तो रेडियो सक्रियता का अगर मात्रक पूछा जाए तो वो होता है क्यूरी। तो क्यूरी से आप लोग क्यूरी आंसर मत लगा दीजिएगा। रेडियो सक्रियता की जो खोज है वो की थी हेनरी बैकरल ने, और जो रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है वो होता है क्यूरी। क्लियर। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर ये हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। चैनल से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल को अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं अभी तक तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।